हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। और मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे यूरोप में पुनर्जागरण काल। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपके लिए हमारे चैनल की नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, इससे पहले आप देख रहे थे मध्यकालीन भारत के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक जो आपको बताएगा कि किस प्रकार यूरोप में पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई, क्या इसका अर्थ था, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। दोस्तों, प्राचीन रोम की सभ्यता अथवा प्राचीन रोम के साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में जिस रूप में इतिहास की घटनाएं घटी, उन सबको शामिल करते हुए 500 से 1500 ईस्वी तक के समय को इतिहासकारों ने यूरोप की संस्कृति और संस्कृति का मध्ययुग अथवा मध्ययुग की सभ्यता का काल कहा है। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण काल हुआ, लेकिन उसके पहले जब रोम साम्राज्य था या प्राचीन रोम की सभ्यता थी, उसका पतन हुआ था। इसके बाद ही यूरोप में इस प्रकार की घटनाएं घटने शुरू हुई थी। तो यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में जो इटली नामक देश है, जो उत्तर की तरफ आल्पस पर्वत श्रेणियों तथा शेष तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, इस प्रदेश में भी मानव सभ्यता के विकास क्रम में प्राचीन काल में महत्वपूर्ण सभ्यता की उन्नति हुई थी, जिससे यूरोपीय देशों में सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार का काम शुरू हुआ। इस प्रदेश में विकसित होने वाली सभ्यता को ही हम रोम की सभ्यता या प्राचीन रोम की सभ्यता के नाम से जानते थे। तो इतिहास की घटनाओं के प्रसंग में जो मध्ययुग विचित्र घटनाओं के संयोग वाला काल था, इस युग के प्रारंभिक काल में यूरोप में धर्माधिकारियों और ईसाई चर्च तथा उसके सर्वोच्च धर्माधिकारी पोप की शक्तियाँ अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन विशिष्ट से लेकर सामान्य व्यक्ति के जीवन में धर्म और धर्माधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ा। दूसरी तरफ सालमैन ओटो जैसे शासकों ने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के प्रयत्न शुरू कर दिए थे। इसी के साथ यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ और उसका फिर पतन हुआ। नए रूप में जन्म लेने वाले इस्लाम धर्म का जो तलवार की नोक पर प्रचार करने का प्रबल उपक्रम हुआ। इसके बाद परिणाम स्वरूप धर्म प्रसार और धर्म रक्षा के निमित्त धर्म युद्ध लड़े गए। इन सब घटनाओं से यूरोप में साम्राज्यों का गठन एवं विघटन, प्रशासनिक अव्यवस्था, राजनीतिक अराजकता, धार्मिक आडंबर, दुराचार, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अशिक्षा, चेतना शून्यता और जीवन में एक प्रकार की शिथिलता फैली। लेकिन इसी मध्ययुग की घटनाओं के परिणामस्वरूप यूरोप में मध्ययुग के पिछले काल या उत्तरार्ध में यूरोप में बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई और नागरिक जीवन का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई तथा व्यापारिक श्रेणियां अथवा गिल्ड बनाए जाने लगे। मजदूरों के संघ और संगठन बनने लगे। नगरों में शिक्षा के प्रति चेतना जागृत होने लगी। नए नए विद्यालय खोले जाने लगे। प्रादेशिक भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा। यूरोप वासियों का पूर्व के देशों से संपर्क हुआ। उन्हें बारूद, कुतुबनुमा, मुद्रण कला, जलघड़ी, पंचक्की आदि की जानकारी मिली और उनका वैज्ञानिक विकास की तरफ रुझान बढ़ा। परिणामस्वरूप यूरोप के देशों में पिछड़ापन, दकियानूसी, रूढ़िवादिता आदि का जो समस्याएं थी उनको छोड़कर आगे बढ़ने और कुछ नया करने की झटपटाहट पैदा हुई। इसी झटपटाहट के कारण लगभग 15वीं शताब्दी, बल्कि उससे भी पहले 14वीं शताब्दी के समय से ही यूरोप में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन विचारों, नवीन व्यवस्थाओं एवं नवीन प्रक्रियाओं की स्थापना का क्रम प्रारंभ हुआ था। परिणामस्वरूप यूरोप में नए युग का सूत्रपात हुआ। तो इस नए
युग को हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? पुनर्जागरण का अर्थ सामान्य अर्थ में इसे हम यूरोप में इस नए युग के सूत्रपात को ही पुनर्जागरण कहा जाता है, किंतु विद्वानों ने पुनर्जागरण को कई तरीकों से समझने, समझाने और परिभाषित करने के प्रयत्न किए। कुछ विद्वानों की राय है कि पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी भाषा के रेनेसा शब्द का हिंदी रूपांतरित है, जिसका अर्थ है फिर से जाग उठना। कुछ विद्वान पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म से भी करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य की चिंतन शक्ति के पुनर्जन्म की जो पुनर्जागरण कहा जाता है। इतिहासकार हुए हैं एक डेविस, उनका मानना है कि पुनर्जागरण मानव के स्वतंत्र प्रेम एवं साहसी विचारों जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े जाकर बंदी बना लिए गए थे को व्यक्त करने वाला शब्द है। इसी प्रकार फ्रांस के इतिहासकार मिशीलेट ने पुनर्जागरण को समग्र सुधारवादी प्रयत्नों के दो आयामों दुनिया की खोज एवं मनुष्य की खोज से संबंधित सभी घटनाओं को व्यक्त करने वाला शब्द कहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पुनर्जागरण को बौद्धिक चेतना कहा है तथा प्रोफेसर स्वयं ने मध्ययुग के काल से लेकर आज तक के यूरोप के जीवन में जितना बौद्धिक विकास हुआ है उसे पुनर्जागरण स्वीकारा है। पाश्चात्य इतिहास लेखक हेनरी एस लुकस ने मध्यकालीन विचार करने के तरीकों में परिवर्तन को ही पुनर्जागरण कहा है, जबकि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पुनर्जागरण को मनुष्य की अंतर्चेतना के आंदोलित होने पर मनुष्य की रक्षा के लिए जीवन के विविध पक्षों में होने वाली सत्यपरक चेष्टाओं एवं उसके प्रतिफलों को पुनर्जागरण स्वीकारा है। वास्तव में पुनर्जागरण मनुष्य की चेतना और मनुष्य की शक्ति का पुनर्जन्म अथवा जागृति था। दोस्तों, मध्य युग में यूरोप में धर्म का दबाव था। मनुष्य को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने समझने की छूट नहीं थी। जो कुछ सच्चा झूठा धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ था अथवा धर्म के ठेकेदार बतलाते थे उसे पूर्ण सत्य मानना पड़ता था, परंतु विरोध करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ऐसे वातावरण में मनुष्य की स्वतंत्र चिंतन शक्ति कैसे जीवित रहती? परंतु कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनसे स्वतंत्र चिंतन शक्ति का पुनर्जन्म संभव हो गया। मनुष्य ने अपने आप को एवं अपनी उपलब्धियों को पहचानना शुरू किया। वह परलोक की कल्पना को छोड़कर इस लोक में जिज्ञासा रखने लगा। वह स्वर्ग नरक के बंधनों को तोड़कर वह मानव मात्र को अधिकार दिलाने की सोचने लगा। राजा महाराजा को छोड़कर राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने लगा। धार्मिक समस्याओं के स्थान पर वह सांसारिक समस्याओं को प्रधानता देने लगा तथा इसी दृष्टि से पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में बड़े परिवर्तन के लिए मार्ग तैयार किया। तो दोस्तों, ये तो था पुनर्जागरण काल का अर्थ एवं विभिन्न इतिहासकारों विद्वानों द्वारा इसको परिभाषित करना। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके क्या कारण थे, किस प्रकार इसका उदय हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।